Hello students. In our previous lecture, we have discussed whether the force is doing work or not. So we have discussed three cases. If the displacement is zero, work is zero. If the force is zero, work is zero. And if the force and displacement are mutually perpendicular, the work is zero. In all the three cases, work will be zero. Now the question arises whether the work can be positive or negative both. Yes, the work can be positive and negative both because the formula for the work is Ft cos theta, and if theta lies between 0 and 90 degree, theta lies between 0 and 90 degree, then cos theta is positive. So the work will be positive from 0 to 90, and between 90 to 180 cos theta will be negative. From the trigonometry, cos theta will be negative and work will be negative. Okay. Now the dimensions of work are ml2t minus 2 and SI unit is joule. Okay. Now what are the alternative units of work? Alternative units of work are erg in CGS system. erg is the unit of work in the CGS system. MKS में कितनी है? जूल है. There is one more unit, electron volt, EV, small e capital V, electron volt, that is equivalent to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule of work. There is another unit. आप कहते हैं कि ना इतना हमने इतना काम किया तो हम इतनी कैलोरी बर्न करके आए, तो कैलोरी जो है it is one of the units. So calorie, 1 calorie is equal to 4.186, or you can say approximately 4 joule. This is called the mechanical equivalent of heat. So calorie जो है heat energy है and उसका work equivalent क्या है? 4.186 joule. One unit is kilowatt hour. किलोवाट आवर जो घर के अंदर बिजली का बिल आता है आपका, उसमें यूनिट्स होती हैं. 1 यूनिट इज 1 किलोवाट. ओके, तो 1 किलोवाट आवर का जूल में इक्विवेलेंट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है. ठीक है. नाउ वी विल सी वेदर द वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, साइक्लिस्ट वाले एग्जांपल से. साइक्लिस्ट जो है क्या करता है, कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, 10 मीटर में रुक जाता है. स्किडिंग स्टॉप, ब्रेक लगा देगा तो स्किडिंग स्टॉप हो जाएगा, उसका स्किड करता हुआ स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन. जो रोड उसके वो साइकिल पे फोर्स लगा रही है 200 न्यूटन है, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन. डेफिनेटली अपोज टू द मोशन है, तभी तो साइकिल रुक गई. तो कहता है पहला पार्ट क्या पूछता है, ए पार्ट, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. तो कितना वर्क करेगी. तो how on the cycle, the work is done on the cycle. So what is force on the cycle? The force on the cycle is the frictional force 200 newton. Okay, let us see. I have made this figure here for your understanding. See, ये आप साइकिल समझ लीजिए, साइकिल जो है इधर साइड में जा रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये जो है 10 मीटर तक खिसकती चलेगी स्पीड करती हुई, यहाँ तक पहुंच गई. डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एंड द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये जो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन बाय द रोड, फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में. तो आप देखिए कितना एंगल हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर है एंड फोर्स इधर है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. देयरफॉर द वर्क डन बाय द रोड on the bicycle is f into d cos theta. F is 200 and d is 10 meter. Cos pi, cos 180 degree, that is -1, so a -2000 joule. तो ये नेगेटिव वर्क आ गया. ठीक है. इट इज द नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग्स द साइकिल टू ए हॉल्ट. अब दूसरा पार्ट ये पूछता है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन रोड. तो क्या जितना अर्थ ने साइकिल पे काम किया उतना ही साइकिल अर्थ पे करेगी, ऐसा है? न्यूटन्स का लॉ लगेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है. लेट अस सी हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. नाउ ऑन द रोड, वर्क डन ऑन द रोड निकालना है हमें. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड, ये मालूम होना चाहिए. क्या साइकिल जो है अर्थ को डिस्प्लेस करेगी, रोड को डिस्प्लेस करेगी? नहीं, साइकिल रोड को डिस्प्लेस नहीं करेगी. देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड देयरफॉर द वर्क डन विल बी जीरो. ओके, so work done by the cycle on the road is zero.
Okay. Now, what is kinetic energy? Let us discuss our next article, the kinetic energy. Kinetic energy K is equal to half mv dot v. V is the velocity. तो डॉट प्रोडक्ट लिया है यहाँ पे एंड v डॉट v स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. So kinetic energy is half mv square. Okay. Now we will see one example. In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meters per second. ये बुलेट की स्पीड दी हुई है. एक सॉफ्ट प्लाईवुड जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है. Let us mark it. On soft plywood, the bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. तो 10% of उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसके हिसाब से ये जो बुलेट बाहर निकलती है. ठीक है. व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड? पूछता क्या है? पूछता है व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट. ठीक है. तो इसके लिए क्या करेंगे? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि 10% उसकी रह जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड इफ वी कैलकुलेट हाफ एम वी स्क्वायर तो कितना आएगा? हाफ. लेट अस राइट इट हियर. लेट अस राइट इट हियर. हाफ m इज मतलब 50 ग्राम का है. 50 इंटू 10⁻³ एंड v स्क्वायर तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 1000 जूल. ओके. इट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब ये कहता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ 10% रह जाती है. तो 10% ऑफ दिस कितना हुआ? 10% ऑफ दिस हो गया 100 जूल. 10% मतलब 10/100 इंटू 1000 दैट इज 100 जूल. तो एमरजेंट जब होती है गोली तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है. तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जूल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 100 जूल एंड विद दैट वी कैन कैलकुलेट द वी एफ. वी एफ कितना हो गया? ये 2 को इधर लेके आइए, m को इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड. ओके. 63.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ठीक है. दैट इज आंसर. सो आ रहे हैं कि स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 68%. ठीक है. 90% स्पीड रिड्यूस नहीं हुई है. 63% फाइनल स्पीड रह गई है. ठीक है. अगर हम परसेंटेज निकालेंगे कितना रिडक्शन हुआ है तो 68% आएगा. ठीक है. नाउ द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा. क्या? W इज इक्वल टू F इंटू डी. F डॉट डी ऐसा बोल दीजिए. ये हो गया. ठीक है. लेकिन अगर जो है एक्चुअल में क्या होता है कि कांस्टेंट फोर्स जो है रेयर होता है. कांस्टेंट फोर्स नहीं लगता है. साइकिल चलाने के टाइम में, स्टार्टिंग करने के टाइम में आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बाद में आपको पता लगेगा कि बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है. ठीक है. नीचे की तरफ ढलान होगी तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा. ऊपर की तरफ चढ़ाई होगी तो ज़्यादा फोर्स लगाना. ये फोर्स इज वेरिएबल एक्चुअली. तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का प्लॉट यहाँ पे दिखाया गया है. तो वेरिएबल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है. तो ये देखिए ग्राफ बनाया गया है. ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कम है, स्मॉल है, तो वी कैन टेक द फोर्स एफ एक्स एज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जो है, ये देखिए स्ट्रिप में देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच में हम देख रहे हैं. ठीक है. तो ये देखो मैंने कलर कर दिया. ये जो स्ट्रिप है इसको देख रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी है? डेल्टा एक्स. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाता है डेल्टा एक्स. वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स. ये देखिए ये है डेल्टा एक्स. राइट. तो डेल्टा एक्स इफ इट इज स्मॉल देन फोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऊपर और नीचे हो रहा है ना, इसको हम मान सकते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है. ठीक है. फोर्स कांस्टेंट है इस ड्यूरेशन में एंड दैट इज एफ एक्स. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया? एफ एक्स डेल्टा एक्स. ठीक है. नाउ मान लिया कि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स आई टू एक्स एफ जो है बहुत सारी स्ट्रिप्स से मिलके बना है. डेल्टा एक्स वाली स्ट्रिप से. तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन कितना हो गया एक्स आई से एक्स एफ तक डिस्प्लेस करने के लिए? समेशन ऑफ ऑल
such fx delta x, summation of all such fx delta x. तो summation means sigma of all fx delta x is equal to the total work done approximately. ठीक है, from xi to xf. And if we take delta x tending to 0, मतलब thickness of the strip बहुत small कर लेंगे तो there will be almost infinite number of strips, and ये चीज जो कहलाएगा इंटीग्रेशन fx dx कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ये इंटीग्रेशन fx dx कहलाएगा. तो w is equal to इंटीग्रेशन fx dx, राइट. तो ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया वेरिएबल फोर्स के लिए. और ये देखिए ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है. तो ये शेडेड रेक्टेंगल जो है, ये शेडेड रेक्टेंगल, दिस रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स fx over the displacement xi to xf, right? Now let us see an example 6.5. Next example 6.5. A woman pushes a trunk on a railway platform which had a rough surface. She applies a force of 100 Newton. 100 Newton का force लगाती है over a distance of 10 मीटर, 10 मीटर तक. उसके बाद क्या होता है? She gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance of 50 Newton. Okay? बाद में वो थक जाती है और उसके बाद जो उसका अप्लाइड फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है लीनियरली विद डिस्टेंस 50 न्यूटन रह जाता है. ठीक है. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. टोटल डिस्टेंस 20 मीटर वो चली है लेके ट्रंक को. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. तो फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन और फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों को हमें प्लॉट करना है, विच इज 50 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स कहता है 50 न्यूटन. ठीक है. इसके अलावा कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर. तो इसको पहले तो प्लॉट करना है. तो आप देखिए कि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दिखाया है. तो 100 न्यूटन फोर्स लगाती है 10 मीटर तक. तो हमने यहाँ से ग्राफ बनाया. अगले 10 मीटर में जो है वो 50 न्यूटन रह जाता है. यहाँ पे 50 न्यूटन रह जाता है फोर्स. तो ये लाइन हमने स्ट्रेट लाइन बना दी. तो ये ग्राफ हो गया इसका. किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया आपका वर्क फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन का. और फ्रिक्शनल फोर्स जो है नीचे दिखाया है, ये देखिए -50 न्यूटन से दिखाया है. डॉटेड लाइन फ्रिक्शनल फोर्स बताया जा रहा है, राइट. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है. टोटल 20 मीटर. ठीक है. तो प्लॉट तो हो गया भाई फोर्स का. ठीक है. अब फ्रिक्शन का भी प्लॉट हो गया. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर. वर्क डन क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ. वर्क डन बाय द लेडी कितना होगा? ये जो एरिया है, एरिया ऑफ बी सी डी ए प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सी डी आई ई. ठीक है. तो इन दोनों इसका एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन आ जाएगा. तो लेट अस कैल कितना होगा? 100 into 10. फिगर में देखिए दिस इज 100 एंड दिस इज 10. तो 100 into 10 इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया. ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 into sum of the parallel sides into distance between parallel sides. तो देखो 100 and 50 ये पैरेलल साइड्स है, इनका सम है और विद इन ब्रैकेट्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10. तो ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया. सो कम्स आउट टू बी 1750 जूल. Okay. Now the work done the frictional force कितना हो जाएगा? Work done by the frictional force is area of the rectangle AGHI which is shown below. ये जो नीचे साइड में जो एरिया है रेक्टेंगल का वो हो जाएगा. ठीक है. वो कितना होगा? वो हो जाएगा कितना? -50 into 20 that is -1000 जूल. ठीक है. तो अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स.
अभी तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा था, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए, राइट। Now see the work energy theorem for a variable force. Now we know that half mv square is the kinetic energy. Okay, so let us differentiate this dk by dt. We are differentiating this kinetic energy expression with respect to time. So d by dt of half mv square is what? Half m is constant taken out and v square का हो जाएगा 2v dv by dt. So 2 and half will be cancelled out. Okay, तो कितना हो जाएगा m dv by dt, mv dv by dt. Okay. Now from Newton's second law, what is dv by dt? This is a, तो m into a into v, तो ये fv हो गया, ठीक है, fv हो गया. अब ये जो है v को हमने लिख दिया dx by dt, x is the displacement, तो dk by dt is equal to f टाइम dx by dt हो गया. dk by dt क्या हो गया? f टाइम dx by dt हो गया. तो dk कितना हो गया? f dx हो गया, ठीक है. dt दोनों साइड से उड़ा दो, तो dk will be f dx. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, xi से लेके xf तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dk ki टू kf विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx राइट साइड में xi टू xf, ठीक है. तो ki and kf आर द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज करस्पॉन्डिंग टू xi एंड xf, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो kf माइनस ki आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में ये आ गया, राइट साइड में f dx का इंटीग्रेशन xi टू xf है. अभी हमने इसको पढ़ा क्या? दिस इज द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, तो ये W लिखेंगे इसको, तो हो गई ना वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों. तो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स. दिस इज अ वेरी यूजफुल थ्योरम. Okay. Now example 6.6. Let us see example 6.6. A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with a speed of 2 meter per second enters a rough patch. Enters a rough patch मतलब पहले rough patch नहीं, ठीक है. तो यहाँ से ये जा रहा है ब्लॉक, ठीक है. फिर यहाँ पे इसको रफ पैच मिला, उसके बाद फिर ये सीधा चला जाएगा. ये ब्लॉक जो है इधर साइड में मूव कर रहा है, तो ये रफ पैच है इतना, ठीक है. तो इसको कंडीशन क्या दी हुई है देखिए, x इक्वल टू 0.10 ये पॉइंट जो है, और x इक्वल टू 2.01 ये 2.01 पॉइंट है. तो यहाँ से यहाँ तक रफ पैच है. द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक in this range is inversely proportional to x over this range. तो retarding force Fr है, इस फॉर्मूले से दिया हुआ है, और x lies between 0.1 and 2.01 इसके बीच में. और इसके बाहर मतलब 0.1 से कम हो अगर x, तो ये फोर्स जीरो होता है, फ्रिक्शन लेस है. और यहाँ पे हो तो भी फोर्स जीरो होता है, मोर देन 2.01 तो भी जीरो होता है. ये हो गया सवाल, ठीक है. K की वैल्यू 0.5 जूल दी है. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच. Final kinetic energy and the speed of the block as it crosses the patch. जैसे ही यहाँ से निकलता है, ठीक है, इमीडिएटली इस जगह पे जब निकलता है उस वक्त अपने को फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड निकालनी, ठीक है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, kf माइनस ki इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx. fx इज माइनस k अपॉन x, तो रख दिया यहाँ पे. तो kf कितना हुआ, kf is equal to ki plus integration minus k upon x dx और 0.1 to 2.01. अब ये जो है k बाहर ले लीजिए, माइनस के बाहर आ गया. नेचुरल लॉग x होता है इंटीग्रेशन 1 upon x, इंटीग्रेशन 1 upon x dx होता है नेचुरल लॉग x विद इन द लिमिट 0.1 to 2.01, राइट. So it will become half mvi square minus k times natural log 2.01 upon 0.1, and this becomes natural log 2.20.1. अब ये नेचुरल लॉग को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. नेचुरल लॉग को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा log on base 10. तो log on base 10 में जब आप इसको लिखते हैं तो आपको एक फैक्टर याद रखना है,
2.303, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 20.1 विल बी रिटन एज 2.303 टाइम्स लॉग ऑफ 10 ऑफ 2, क्योंकि इसको आप आसानी से टेबल में देख सकते हैं। दिस वैल्यू यू कैन सी इन द टेबल, नेचुरल लॉग आपको आसानी से नहीं मिलेगा, तो ये आपका देख लेंगे। लॉग 10 ऑन बेस, इसको 20 समझ लो तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, लॉग 2 होता है 0.30103, तो ये हो जाएगा 1.3, 1.3 को इससे मल्टीप्लाई करो 0.5 से, उसको मल्टीप्लाई करो 2.3 से, आएगा 1.5, तो 2 minus 1.5 gives us 0.5 जूल। सो हाफ mvi स्क्वायर कितना हो गया, हाफ mvi स्क्वायर जो हो गया, ये तो हो गया 2 की वैल्यू हो गई, तो vf कितना हो गया, kf जो है ये आया, ये जो आया क्या आया, kf आया, तो kf होता है हाफ mvf स्क्वायर, तो pf कितना हो जाएगा 2 times kf अपॉन m, ठीक है, तो आप वैल्यू रख दीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट। So we have done this example. Now let us discuss the concept of potential energy. Now potential word क्या suggest करता है, capacity for action. Potential, जैसे आपके अंदर बहुत potential है भाई गाना गाने का, तो आपके अंदर capacity for action, खेलने का potential है, ठीक है, ऐसे ही potential word ये suggest करता है capacity for action. तो potential energy क्या store करती है, स्टोर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी है किसी के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर करती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एक बो स्ट्रिंग है, possesses द पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेच्ड बो स्ट्रिंग, तीर को छोड़ देंगे तो बहुत तेजी से हाई स्पीड से, ग्रेट स्पीड से तीर आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर जो है फॉल्ट लाइंस होती हैं, फॉल्ट लाइंस कैसे काम करती हैं, जैसे स्प्रिंग्स हो, दबी हुई स्प्रिंग्स हो, और ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स जो होती हैं, ये फॉल्ट लाइन एक दूसरे को एडजस्ट करती हैं, तो क्या होता है, अर्थक्वेक रिजल्ट होता है। तो अर्थक्वेक का रिजल्ट कैसे आया, अर्थक्वेक में पोटेंशियल एनर्जी वो तो फॉल्ट लाइंस में छिपी हुई है, वो अर्थक्वेक में अपने आप को शो करती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, दोनों ही टाइम में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर इफ यू हैव कंप्रेस्ड और स्ट्रेच बाय एन अमाउंट एक्स, ओके। तो किसी भी चीज के कॉन्फ़िगरेशन में उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉल ऑफ मास m, किसी बॉल को के ऊपर कितना फोर्स अर्थ लगाएगी, mg अमाउंट का फोर्स लगाएगी, ठीक है। g को हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो हम लेट अस रेज द बॉल अप टू हाइट h हाइट तक बॉल को उठाया, तो हमने वर्क किया कि नहीं किया, बॉल को उठाने में हमने वर्क किया, और वर्क जो हमने किया वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया, ठीक है। तो कितना वर्क किया, mg h अमाउंट किया, f इंटू डी होता है, f इज mg, और h हाइट हमने उठाया, तो f इंटू डी से mg h अमाउंट वर्क डन हमने किया। ये वर्क डन जो है दिस गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी केप्ट एट हाइट h, ठीक है। So gravitational potential energy of that mass m as a function of height h is denoted by vh. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी VH से डिनोट करेंगे, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, H हाइट पे उठी हुई M मास की चीज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है VH, ठीक है। एंड इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट टू द हाइट, ठीक है, एंड दैट इज VH इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh हो गया। तो यहाँ पे कितना हो रहा था, ये वर्क डन, ये जो mgh आया ये माइनस में आएगा, तो ये क्या कहता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका माइनस का माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव निकालते हैं VH का, तो डी बाई डी एच के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, डी बाई डी एच ऑफ VH कितना आ जाएगा, डी बाई डी एच करिए, इसका mg इज कांस्टेंट टेकन आउट, h का 1 हो गया तो mg आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force F equals the negative of the derivative of
विद रिस्पेक्ट टू एच। तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव बोला है इसमें। नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हम समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स किस प्रकार के फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की बात ये कर रहा है। इसने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगाया एंड ही गॉट द फोर्स फंक्शन। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे तो हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। ये पहचान होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है अभी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या कहता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कहता है कि फोर्स विल बी द नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। ठीक है, इसका दूसरा रूप क्या हुआ, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर x को इधर ले आइए, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी एंड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लेफ्ट साइड में आ गया विद इन द लिमिट्स एक्स आई टू एक्स एफ, दैट इज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विद इन लिमिट्स वी आई टू वी एफ। ठीक है, वी आई टू वी एफ। तो ये जो क्या होता है, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स सच एज ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट आई पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल, इन दोनों के डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। इसको समझने के लिए हम एक लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल, पिछले चैप्टर में जो लिया है। क्या, if an object of mass m is released from the rest from the top of a smooth inclined plane of height h, its speed at the bottom is under root t 2gh irrespective of the angle of inclination। कहने का मतलब है इंक्लाइन को जो है, अगर हम जो है हाइट इंक्लाइन का, ये इंक्लाइन है थीटा 1 एंगल पर रखा हुआ है, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज करेंगे और ये हाइट h है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हाइट h रखते हुए, ये हाइट h रखते हुए अगर हम इंक्लाइन का एंगल हम चेंज कर देंगे, थीटा 2 कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, तो भी ये जब यहाँ पे आएगा ना, इस जगह जब ब्लॉक पहुँचेगा, तो इन दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2gh होगी। फ्रिक्शनलेस केस में वेलोसिटी क्या होगी, दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्लोप्स, वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2gh होगी। ठीक है, तो ये फोर्स जो है अंडर विच दिस ब्लॉक इज मूविंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनलेस केस में। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो ये वेलोसिटी अलग अलग हो जाएंगी, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो speed at the bottom is root 2gh irrespective of the angle of inclination। ठीक है, तो at the bottom of the inclined plane it acquires kinetic energy, अंडर रूट 2gh वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई। वी विल से कि अब कितनी आएगी, mgh अमाउंट की आएगी, हाफ mv स्क्वायर से निकालिए, हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ बॉटम पे भी काइनेटिक एनर्जी बन गई क्योंकि वो मूव कर रहा है ना ब्लॉक। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, हाफ एम इंटू रूट 2gh का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ, 2 कट गया और ये 2gh हो गया ना, तो आ गया mgh। तो mgh आ गया, और यहाँ पे जब ये बॉडी रखी हुई थी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी mgh। तो यहाँ पे क्या देखने में आ रहा है, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। क्यों बदली है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो व्हेन द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव नेचर, तो उस टाइम में क्या होता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम यहाँ पे देखेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है ये।
अभी हमने बात किया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होता है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान क्या हो गई? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डेल्टा वी है, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा वी change in the potential energy is equal to the negative of the work done by the force, ठीक है। ये कंजर्वेटिव वर्स पहचान हो गई। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, यही है ना, ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये कहता है कि माइनस डेल्टा वी क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा वी हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो माइनस डेल्टा वी क्या हो जाएगा? एफ एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स डेल्टा एक्स की जगह यहाँ से माइनस डेल्टा वी यहाँ रख दीजिए। तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, और वी कैन से डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। change in the kinetic energy plus change in the kinetic potential energy is equal to zero, or we can say that change in the kinetic plus potential energy is equal to zero। ये जो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि के आई प्लस वी एक्स आई। आप इसको ऐसा समझो कि हमारे पास में कोई केस है जिसमें हमें तीन जगह वर्क एनर्जी थी, ये तीन जगह इसको लगाना है। पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ग्राउंड से इसकी हाइट h1 है और ग्राउंड से इसकी हाइट h2 है, ठीक है। इस जगह वेलोसिटी इसकी v1 है, इस जगह इसकी वेलोसिटी v2 है। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उस केस में ये दो पॉइंट के बीच में लगाएंगे और इस जगह पे जैसे ये स्टार्ट होती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी v0 है। तो हम कहेंगे कि इस जगह पे मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट नंबर 1 पे इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 पे इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 3 पे। और इसको हम कैसे लिखेंगे? हम देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, h0 है ना, हाई सरफेस से, अर्थ के सरफेस से h0 है। तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 2 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 3। मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 1 क्या है? हाफ mv0 स्क्वायर है खाली, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी हेयर, तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 एंड दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 3। ये कितनी है भैया? ये है हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। अब हमारे पास ये देखो इक्वेशन है, इससे हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल वेरी इजीली। तो ये बात समझ में आई। बाकी का पार्ट हम करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक हमने समझा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है बच्चों, अंटिल देन गुड बाय।